नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार पर आधारित कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्राविधानों का उल्लेख कीजिए। बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए भी उतना ही चिंतित है जितना बड़ों के लिए। इसी चिंता के चलते इस संघ ने अपनी महासभा की 20 नवंबर 1959 की बैठक में बच्चों के हकों का एक घोषणा पत्र पर जारी किया। लंबे समय के बाद 20 नवंबर 1989 को संघ में शामिल देशों ने इस पर अपनी पूरी सहमति दी। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। फिर बच्चों के अधिकार देखिए, हम जानते हैं कि बालक तथा बालिकाएं ही प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य होते हैं, किंतु वर्तमान युग में अनेक राष्ट्र तथा समाज ऐसे हैं जो कि इस बाल वर्ग के प्रति उदासीन हैं। उन्हें भविष्य का उच्च नागरिक बनाना तो दूर, उन्हें प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान नहीं कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त इस बाल वर्ग को विभिन्न कारणों से शोषित किया जाता है। हम उपरोक्त शीर्षक के अंतर्गत इसी वर्ग की समस्याओं तथा उनके निवारण से संबंधित विभिन्न विधियों का वर्णन करेंगे। यह विवरण निम्नलिखित है। देखिए, सन 1948 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में मां और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया, जिसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया, जिसका अनुसमर्थन भारत सहित 191 देशों ने किया। इस प्रस्ताव के 54 अनुच्छेद हैं। बच्चों से तात्पर्य 18 वर्ष से कम उम्र का मानव है। बच्चों को सभी मानवाधिकार दिए गए। इस घोषणा के अनुसार उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार प्रत्येक सरकार को पूरे करने होंगे। बालकों को श्रम का प्रतिषेध एवं उनको प्रदत्त संवैधानिक प्रत्याभूति के रूप में संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21, 24, 39 अंगा एवं 39, 4, 41, 45 एवं 46 विशेष महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे देखिए, बालकों के अधिकार का संरक्षण का सन 1942 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रारंभ होता है। तत्कालीन समय में शिशुओं के अधिकार को जेनेवा घोषणा पत्र में अंगीकार किया गया। इससे घोषणा पत्र ने आशा की बालकों के देखभाल की विशेष आवश्यकता है, अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए विश्व के विभिन्न राष्ट्र इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इन सब घटनाओं के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधान आए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने मूलभूत मानवाधिकारों, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा बालकों के कल्याण में अपनी निष्ठा व्यक्त की। पुनः घोषणा पत्र यह कहता है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा मानवाधिकारों के लिए तथा किसी प्रकार की जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सभी को मौलिक स्वतंत्रता के लिए आदर की भावना को बढ़ाना तथा प्रोत्साहन देना इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य होगा। बालक यहाँ भी सुरक्षा की परिधि में आते हैं, किंतु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मानवाधिकार के जिस संवर्धन तथा संरक्षण के विषय का वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र करता है, बालकों के हितों के लिए यह घोषणा पत्र सदस्य राष्ट्रों पर मात्र एक सामान्य वाह्यता ही अधिरोपित करता है।
निश्चय ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार प्रावधान एक नवीन दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तथा इसके समय के अनुभवों को भी दर्शाते हैं। विश्व युद्ध के समय मानव की गरिमा का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1950 को अंगीकार किया था, ने बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए अनेक उपाय करे। सामान्यतः इनको सभी राष्ट्रों तथा व्यक्तियों के लिए उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में अंगीकार किया गया। यह उपबंध कहता है कि सभी मनुष्य को गौरव तथा अधिकारों के विषय में जन्मजात स्वतंत्रता तथा पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह घोषणा पुनः यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में सम्मिलित सभी अधिकारों तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके। इस विषय में जाति, वर्ण, भाषा, धर्म, राजनीति तथा अन्य विचार प्रणाली, किसी राष्ट्र अथवा समाज विशेष में जन्म संबंधित अथवा किसी प्रकार अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार नहीं कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है। फिर देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किए। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखने में अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनके उत्तर जो हैं वो सेम है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं। नंबर 1 है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 2 है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। फिर नंबर 3 है बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। फिर नंबर 4 है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। फिर नेक्स्ट है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। फिर देखिए नेक्स्ट है यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। फिर देखिए नेक्स्ट है बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। फिर नेक्स्ट है जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्राप्त प्रदान करना। फिर देखिए नेक्स्ट है बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आत्मिक दृष्टि से होने से बचाना। फिर देखिए नेक्स्ट है लैंगिक शोषण बचाना। फिर नेक्स्ट है सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु बताइए। और देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु देखिए, पहला है विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। नंबर 2 है शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय पर प्रति वर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। फिर नंबर 3 है निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के 25% सीट भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। इसकी लागत सरकार वहन करेगी। केंद्र राज्य वित्तीयन 65 से 35 रखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नई व्यवस्था में बच्चों के गार्जियन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु
प्रत्येक स्कूलों में विद्यालय प्रबंध कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है। यह कमेटी विद्यालय की निगरानी से लेकर इसके कामकाज को भी देखेगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कानून के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, मानव संसाधन मंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष होंगे। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड, नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली, निष्कासन एवं कारावास पर रोक। फिर देखिए नेक्स्ट है, शिक्षक के पद कभी भी इसके कुल क्षमता से 10% से अधिक को कम नहीं होने दिया जाने का प्रावधान भी है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के परिशिष्ट शेड्यूल के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में दाखिल 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 पर 3, 91 से 120 पर 4, 121 से 200 पर 5 शिक्षक होने चाहिए। जिन स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे हों वहां 5 शिक्षकों के अलावा एक प्रधानाध्यापक भी चाहिए। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो वहां छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी यह 1:59 है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1:35 होना चाहिए। कुल मिलाकर विधेयक में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रखने का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संविदा शिक्षकों की नियुक्ति अब नहीं होगी, अब केवल पूर्ण वेतनमान पर योग्य एवं अस्थायी शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2015 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। देखिए पहली है, राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों द्वारा ये प्रयास किए जाएं कि बालकों के निवास से 1 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि 6 से 14 वर्ष के बालक बिना किसी असुविधा के विद्यालयों तक पहुंच सकें। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय छात्र के निवास स्थान से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित किए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक विद्यालय को कुछ न्यूनतम आधारभूत शैक्षणिक संरचना उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें मुख्यतः विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापक, खेलकूद के मैदान, पेयजल, शौचालय आदि शामिल हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त आयोग द्वारा अधिनियम की क्रियान्वित के लिए राज्यों को 25,000 करोड़ देने का प्रावधान रखा है, किंतु केंद्रीय सरकार का अनुमान है कि इस कार्य को सुसंपन्न कराने के लिए आगामी 5 वर्ष के लिए 1.73 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 22 करोड़ बालक हैं, जिसमें से 4.6% बालक विद्यालयी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार लगभग 92 लाख वंचित बालकों को शिक्षा की परिधि में लाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिन्हांकन करने में मदद मिलेगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय से 25% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे और उनसे वही शुल्क लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के समकक्ष छात्रों से लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस आयु वर्ग के किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के
परिमाणात्मक वृद्धि के साथ साथ बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। नंबर ए है योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती। नंबर बी है विद्यालयों में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास। नंबर सी है प्रभावी पाठ्य सामग्री का विकास। और नंबर डी है शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सरकार द्वारा ही शिक्षक प्रशिक्षण के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। उसी के द्वारा तकनीकी सहयोग व संसाधन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ताकि शैक्षणिक शोध, नवाचार व क्षमताओं के विनिर्माण व विकास को प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रोन्नत किया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बालक के शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण व प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति को निषेधित किया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।